आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है रेजोनेंस। बच्चों, रेजोनेंस के बारे में एक्चुअली बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल का बच्चा हो, नीट लेवल का बच्चा हो, IIT एडवांस लेवल का बच्चा हो, और स्पेशली आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको ये रेजोनेंस वाला खेल पूरी केमिस्ट्री में लगभग देखने को मिलता रहता है। तो आज मैं आपके सामने रेजोनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले बताऊंगा कि रेजोनेंस होता क्यों है, पढ़ना क्यों पड़ता है। उसके बाद इसके काफी अलग अलग टाइप्स और अलग अलग चीजें इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है रेजोनेंस। पहले तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दूंगा कि रेजोनेंस होता क्या है। व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर cannot explain the whole chemical and physical properties of any compound then it exists in more than one structures. These structures are called resonating structures and phenomena is called रेजोनेंस। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों। इसको जरा समझ लेते हैं। काफी अच्छी और अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपने काम करते हैं, ओजोन का लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बना लेते हैं, है ना। या मान लेते हैं ये वाला मेरे पास क्या है, ओजोन का लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसकी एक और स्ट्रक्चर होती है ओजोन की, कुछ इस तरह से। यहां भी मैंने लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना लिया इसका। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना 120 पिकोमीटर होती है। इसी तरह इस वाले बॉन्ड की कितनी होती है, 148 पिकोमीटर। ठीक है, अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं थोड़ा, है ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखी जाए ना, तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में बच्चों आपको बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर ही नजर आएगी। 128 पिकोमीटर ही नजर आएगी। देखो हो क्या रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर करता हूं तो मेरे को सिर्फ एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है, दैट इज 128 पिकोमीटर। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंसीडर करता हूं तो आपको दो तरह की बॉन्ड लेंथ नजर आएगी, एक 121 पिकोमीटर और एक 148 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि ये मेरे को दो तरह के बॉन्ड दिखा रहा है, यहां पर मुझे एक तरह का बॉन्ड नजर आ रहा है। इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कुछ एनर्जी चाहिए होगी और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए होगी, यानी कि दोनों बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। हो सकता है ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाए या फिर ये वाला लेट में ब्रेक हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो दो तरह की मुझे बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है, जिसके बेस पर मैं दो तरह की बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूं। जिस तरह के बेस पर दो तरह की केमिकल रिएक्टिविटी वाले बॉन्ड पाए जा रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी भी अलग होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई इसमें क्या है, सिर्फ एक ही तरह की स्ट्रक्चर है, एक ही तरह, मैं क्या बोल दूंगा भाई इसमें एक ही तरह का बॉन्ड है,
जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है 120 पिकोमीटर। यानी एक ही तरह का बॉन्ड का मतलब एक ही तरह की बॉन्ड एनर्जी, एक ही तरह की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। तो वाकई में देखा जाए तो एक्चुअली में दो तरह की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है ओजोन के मॉलिक्यूल में। तो दिस ओनली स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द होल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। That's why this structure try to exist in more than one structure. So this phenomena is called resonance. ठीक, तो इस वाली ओवरऑल स्ट्रक्चर बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे मिल जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। तो मैंने आपको अभी पहले ये बताया है कि हम रेजोनेंस पढ़ते क्यों हैं, व्हाई। ठीक, अब मैं बताऊंगा कि व्हाट, यस, रेजोनेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस का मतलब हो गया कि यहां से तो हमें फील करने के समय आ गया कि सर एक कंपाउंड है जो सारी प्रॉपर्टी को अपने एक सिंगल स्ट्रक्चर से बता नहीं पा रहा है, इसलिए भी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एडजस्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोल दिया, और जितनी भी स्ट्रक्चर अब मिल रही है उनको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दिया, और इन सब की ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोल दिया। चलो ये सारी बात तो मैंने बता दी। अब रेजोनेंस में एक्चुअली हो क्या रहा होता है ना, सिंपल लाइन में अगर मैं लिखूं तो रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जी हाँ, इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल लिया हुआ है है ना। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना। तो मेरे पास ये पहली हो गई, ये मेरे पास दूसरी हो गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन से ही दिखाते हैं। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो क्या कर रही है, इस कार्बन बॉन्ड से शिफ्ट होकर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाती है ना। और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप जो हुए हैं बॉन्ड बना लेता है अगला एक पाई बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस वाले कार्बन पे पहुंच जाता है। तो हो क्या रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के बीच में पहले थी, अब इन दोनों कार्बन के बीच में आ गई है। तो इसको हम कह रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक कार्बन बॉन्ड से दूसरे कार्बन बॉन्ड के बीच में जाना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन कहलाता है, सिंपल से शब्दों में। ठीक है, अब यहां पर एक मैंने वर्ड यूज किया है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो रेजोनेंस मैंने बताया क्यों करते हैं और क्या होता है। अब कब होता है ये भी मालूम करना पड़ेगा। क्या सारे कंपाउंड में देखने को मिलेगा? नहीं, इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस हैं तभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को दी जाएंगी, या फिर आप तभी बना सकते हो। तो अगला टास्क हमारा है कंडीशंस को पढ़ने का। देखते हैं पहले कंडीशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं ना बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन होनी चाहिए कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। देखो यार, सिस्टम का वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है मॉलिक्यूल। जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद है ना, वो सारे के सारे एटम्स एक सिंगल प्लेन में होने चाहिए, एक सिंगल प्लेन में होने चाहिए। कोई भी एटम आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन नहीं दिखना। ठीक है, तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल में सारे एटम्स प्लेन में हैं या फिर आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन है? सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो 3 तरह के मेन हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक होगी sp होगी, दूसरी होगी sp2, तीसरी होगी sp3। इन तीनों हाइब्रिडेशन में जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो sp और sp2 हाइब्रिडेशन में सारे के सारे एटम क्या माने जाते हैं? प्लेन में माने जाते हैं।
तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मॉलिक्यूल शुड नॉट कंटेन एनी sp3 कार्बन। यस, कोई भी sp3 कार्बन उसके मॉलिक्यूल के अंदर नहीं मिलना चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिकली नॉन प्लेनर बना देगा। चलो ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आई हो। दूसरी बात कर लेते हैं, सिस्टम मस्ट बी या सिस्टम मस्ट हैव कंप्लीटली conjugation system, और system must have completely conjugation, that is presence of vacant parallel p orbital in must। अब जो सेकंड जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैं बेंजीन की चर्चा करने वाला हूं यहां पर। किसकी चर्चा करने वाला हूं? बेंजीन की चर्चा करने वाला हूं। ठीक, अगर मैं बेंजीन की चर्चा करूं ना बच्चों, तो अगर इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन क्या होता है? sp2 होता है। सारे कार्बन sp2 होते हैं बेंजीन में, ये तो पता ही है हमें। मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये ऐसे करके बॉन्ड बना रहे होते हैं फिलहाल, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बना रहे होते हैं बच्चों, है ना। और इसको मैं क्या बोल देता हूं, कुछ ऐसे करके दिखा देता हूं। ये अपना डबल बॉन्ड बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, ये हमारी बेंजीन बन गई। बेंजीन जो बनी है ना, इसमें क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। कैसे डिलोकलाइजेशन होगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये शिफ्ट होती है इस वाले कार्बन पर। जैसे इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होगी ना, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इस पर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर ये इस पर शिफ्ट होगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, अब आगे फर्दर डिलोकलाइज होना चाहेगा। अब जिस वजह से होगा क्या, आपको कुछ इस तरह का सीन मिल जाएगा बच्चों। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले पे डिलोकलाइज हो गई, है ना, और इस वाले पे डिलोकलाइज हो गई। तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आ गई, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज। इस वाले को क्या बोल दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज, है ना। यही काम क्या होगा, इसमें भी होगा। मान लो ये डिलोकलाइज हो गई, इस वाले पे आ जाती है, तो क्या होगा, इस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी और ये पूरा का पूरा खाली कमरा बैठा होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। चलो, कुछ ऐसी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब क्या होगा बच्चों, मैंने बोला था प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पैरेलल p ऑर्बिटल मस्ट बी देयर। वैकेंट ना हो तो कंजुगेशन के बाद या डिलोकलाइजेशन के बाद वैकेंट हो सकती है। अब देखो, ये भी क्या है अपने पास, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें डेंसिटी है, तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट होगी तो फिर ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये शिफ्ट होगी ना बच्चों, तो आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। पाई बॉन्ड बन रहा है यहां पर, इसके बीच में बन रहा है, और ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों में ही 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। पहले यहां थी, अब ये कहां हो गई है, यहां पे हो गई है। तो दीज टू आर बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाते हैं बच्चों, ये मैं बता रहा हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होती है, हर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। देखो बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पर नहीं है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पर है। इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर है। तो हर कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन होती है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, शॉर्ट में बोल दूंगा पीडीसी है। जी हाँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ये पीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। तो अब जो बेंजीन के अंदर जो रिंग नजर आती है ना,
हम देखते हैं ना बेंजीन के अंदर ऐसे करके रिंग होती है, शॉर्ट में बता देते हैं। वो रिंग कौन सी होती है? इसी की होती है। इसका मतलब क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे होते हैं। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, बट फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए मैं आज आपको बेंजीन के दर्शन करा देता हूं। हमारी बेंजीन, इस बेंजीन में आप देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड नजर आएंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये वाला है ना। ये पाई बॉन्ड क्या होता है? यहां से ब्रेक होके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ये वाला इस वाले पे आ जाएगा और ये वाला इस वाले पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस बेंजीन रिंग के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम कैसे बता रहे हैं कि यहां पर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो आई होप कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्जुगेशन समझाया है कि आपके पास पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। अब उसको एक शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से जानेंगे। शॉर्टकट तरीका यह है कि पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग। यस, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग नजर आ जाएगा ना, तो आप वहां पर बोल देंगे कि ये कॉन्जुगेशन है सर। अब एनीथिंग का मतलब क्या है? एनीथिंग का मतलब मेरे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में होता है डबल बॉन्ड हो सकता है बच्चों, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, और अदर टाइप। अदर टाइप में 1-2 टाइप आते हैं, उसको देखेंगे अपन। तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग अगर आपको मिल जाता है ना, तो उस चीज को हम कॉन्जुगेशन बोल देंगे। चलिए पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की चर्चा अगर करें तो पहला टाइप आता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए। अगर मान लो कुछ इस तरह का कॉन्जुगेशन मिल जाए बच्चों आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। और ये जो मेरे पास एक और मैंने कारण बढ़ा लिया, यहां पर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो अब आप अगर इस चीज को कंपेयर करें ना बच्चों, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। थ्रू आउट दिस मॉलिक्यूल it is a planar molecule, and throughout this molecule you can see that this is complete in conjugation. आप देखें ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2, sp2 एंड sp2, ठीक। अब डिलोकलाइजेशन करवाएंगे। डिलोकलाइजेशन कैसे होगा? ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन, देखो डिलोकलाइजेशन कैसे होता है। डिलोकलाइजेशन में क्या होगा? 2 तरह का डिलोकलाइजेशन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन या तो शिफ्ट होगा बॉन्ड टू एटम, या फिर एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड। जी हां बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग 2 तरह से देखी जाती है रेजोनेंस में, बॉन्ड टू एटम एंड एटम टू बॉन्ड। देखो बच्चों, यहां पर बॉन्ड टू एटम होगा, ठीक, और साइमल्टेनियसली ये भी क्या होगा? बॉन्ड टू एटम होगा। तो ऐसे केस में आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कौन सी मिल जाएगी? देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से मिल जाएगी। इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे बॉन्ड, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। हालांकि चार्ज क्रिएट हो गए, चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसी के बेस पर तो हम बताते हैं कि कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी स्टेबल नहीं होगी। फिलहाल ये फर्दर डिलोकलाइज होगा। अब यहां से क्या होगा बेटा? ये एटम टू बॉन्ड आएगा और ये डिलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा बॉन्ड टू एटम, और अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मेरे को ऐसे देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये तीनों मेरी क्या है? इसकी RS मानी जाएगी, ठीक। और अगर मैं ओवरऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ओवरऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जहां जहां पाई बॉन्ड आ रहा है वहां वहां मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉटेड फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। जी हां, हर कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये मेरी क्या हो गई? RH, ठीक है बच्चों। चलो, पहला कॉन्जुगेशन बता दिया। दूसरा कॉन्जुगेशन है पाई पाई दूसरा है मेरे पास पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन।
पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये मेरे पास मान लो डबल बॉन्ड है, यहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग, राइट। आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग। तो शुरुआत कहां से करेंगे, चलो शुरुआत यहां से कर लेते हैं। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, डिलोकलाइज कराने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहां पर बॉन्ड दिखेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसकी आरएच कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से नजर आएगी। नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज आर एच। रेजोनेंस हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानना नहीं है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो गई, 3। आरएस कितनी हो गई बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां पर आरएस कितना कौन है, फोर्थ वन। फोर्थ कौन सा है, ये वाला। इसी तरह यहां पर आरएस कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। आरएच कौन कौन सी हो गई, सिर्फ थर्ड। और थर्ड कौन सा है मेरे पास, ये वाला। तो दो तरह के कॉन्जुगेशन पढ़ लिए। तीसरा इससे मिलता जुलता होता है पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन कैसे बनाएंगे बेटे, देखो ये मेरे पास पाई बॉन्ड हो गया, यहां पर मान लीजिए OH आ रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नजर आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज को बेटा एक लोन पेयर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लोन पेयर मतलब दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पार्टनरशिप फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात और देखो, यहां पर ये लोन पेयर क्या है, अभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करता है कि फर्दर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये कैसे मानना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग वाला फॉर्मूला या लॉजिक लगा के आप बता सकते हैं। तो अभी क्या होगा, ये लोन पेयर यहां पर एटम से बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड बॉन्ड से एटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको कुछ इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया है, तो इस पर क्या माना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या माना जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या हो गई, इसकी RH हो गई बेटे मेरे ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो आपको कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे नजर आ जाएंगी, ठीक। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं, चूंकि अगर यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होता, फिलहाल इस कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात की जाए ना, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp2, ठीक। देखो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, ऐसे नंबर निकालते हैं। जरा इसको चर्चा कर लेते हैं। ऐसे नंबर बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। अब यहां पर लोन पेयर हम 0 मानेंगे और सिग्मा बॉन्ड कितने मानेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना, और एक बॉन्ड ये बनाना है, तो 3 + 0 दैट इज 3। अब आपका सवाल ये है कि लोन पेयर को हमने 1 नहीं माना है, लोन पेयर इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्यों, एज लोन पेयर इज engaged in resonance, engaged in resonance। जी हाँ बच्चों, इसी के बेस पर कार्बन आयन में अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे आता है वो अगर डिलोकलाइज कर रहा है तो अपना क्या माना जाएगा, वो ऐसे नंबर में काउंट होगा नहीं और हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा यहां पर ये हाइब्रिडेशन में चेंज इसलिए ला रहा है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सवाल होता है ना, तो इस वक्त ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी बच्चों। क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर क्या हो जाएगा यहां पर 3 + 1 लोन पेयर हमारा माना जाएगा। तो ये 4 ऐसे नंबर बता रहा है कि हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था मैंने। चलिए, तो ये 3 तरह की कॉन्जुगेशन दिखा दी मैंने, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब हम चर्चा करेंगे अगले टाइप के कॉन्जुगेशन के बारे में। चलिए, चौथा टाइप है हमारे पास पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। चलिए मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पर नेगेटिव चार्ज ना होके पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर फिल होगी, क्योंकि ये कार्बन क्या अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माना जाएगा रिलेटिवली। उसकी वजह क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, डिलोकलाइजेशन कहते हैं इसे। अब क्या होगा, मेरे को मिलेगा नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर मिलेगा, जो कि आगे आगे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे।
और पॉजिटिव चार्ज आपका वापस से इधर आ जाएगा। तो इसको क्या कह रहे हैं? डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद अगर देखा जाए, अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ये जी मेरी बन गई रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज व्हाट? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मेनली मेरे पास ये कॉन्जुगेशन के बाद एक और कॉन्जुगेशन होता है, पाई एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, पाई एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखो, मान लो यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सिर्फ और इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर ये। अब ऐसे केस में ये क्या माना जाता है? फ्री रेडिकल माना जाता है। अब जब भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हमने बनाया एक एरो। अब ये जो बॉन्ड है होमोलिटिकली ही ब्रेक होगा, हेटेरोलाइटिकली ब्रेक नहीं होगा। हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक वाला बॉन्ड, हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक वाला बॉन्ड रिलेशन मैंने जीओसी के पहले लेक्चर में समझाया है, लेक्चर नंबर 15 आई थिंक। आप वहां पर चेक करिए, होमोलिसिस और हेटेरोलाइटिस के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये अपना क्या हो गया? होमोलिसिस देखने को मिलेगा, और जैसे ही होमोलिसिस देखने को मिलेगा, यहां पर एक रेडिकल आएगा, यहां पर एक रेडिकल आएगा, तो दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे बना लेंगे, है ना, और बीच में रख देंगे फ्री रेडिकल, जो कि क्या कर रहा है? डिलोकलाइज हो रहा है। ये मेरी क्या है? RH, ठीक है। ये मेरे मेन क्या हो गए? कॉन्जुगेशन हो गए। इसके अलावा एक कॉन्जुगेशन होता है जो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को ये दिया हुआ है CH3F, ठीक है, सॉरी CH2F दिया हुआ है ना, दो हाइड्रोजन ले लिए, और एक दिया हुआ है CH2Cl। तो इसमें क्या होगा? नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती है लेकिन यहां पर रेजोनेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देख लेते हैं जरा इसको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाती है, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाता है और CH2 डबल बॉन्ड Cl, तो ये डिलोकलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, इस पे आ गया। अब मैंने कहा कि इसमें रेजोनेंस होगी, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, बात तो वही चीज हो रही थी। देखो होता क्या है, अगर मैं क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूं, कितना होता है बच्चों? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट। अब इसमें क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद है, वैकेंट d ऑर्बिटल आर अवेलेबल इन क्लोरीन। फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का जेड कितना होता है बच्चों? 9 होता है, जो कि 1s2 2s2 2p5 तक ही रुक जाता है। तो 3D एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 3D है ही नहीं, तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपने अंदर ले ही नहीं सकता है ना। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए ना बच्चों, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? ये अभी कौन सी हाइब्रिडेशन शो करेगा? ये अभी शो करेगा sp2, ये अभी शो करेगा sp2, और ये कार्बन शो करेगा sp3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर डिलोकलाइज हो नहीं रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम इसका देखूं तो कुछ ऐसे नजर आएगा बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये अपनी हो गई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, और क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद है ना। ये क्या है मेरे पास? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ना, एंड दिस इज वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाती है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होकर क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया अपना ये, और पाई बॉन्ड जैसे बना तो इसने क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबिलिटी वगैरह कैसे देखते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल ये सारे के सारे हो गए कॉन्जुगेशन। मेजर 5 तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं: डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। 5 के बाद छठवां मैंने बताया जिसका नाम है नेगेटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक तरह का कॉन्जुगेशन और देखते हैं जिसमें हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, वो मैं जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे ना तो वहां पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसे केस देखते हैं जहां पर कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, फर्ज करते हैं मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर कॉन्जुगेशन कौन सा मिल रहा है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। इस तरह का कॉन्जुगेशन मिल रहा है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, बट नो रेजोनेंस इज देयर, नो रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस नहीं हो रही है? बिकॉज एज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 bonds due to unavailability of vacant orbital। तो वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से ये अपनी वैलेंसी को या कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। अब जब एक्सटेंड नहीं करेगा तो वैलेंसी को 5 नहीं कर सकता है। तो एक ये केस हो गया जहां पर आपको मिल रहा है कि कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी ऑल्दो इट हैज द कॉन्जुगेशन। एक होता है SIR इफेक्ट। जी हाँ, सर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक के लिए बोल रहा हूं, पूरा नाम होता है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्टीरिक वर्ड आप बहुत सुनेंगे। स्टीरिक का मतलब हो गया कि भीड़ भाड़ वाला इलाका। जी हाँ, क्राउडेड प्लेस को हम स्टीरिक हिंडेंस बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनहिबिशन का मतलब है रुकावट, तो रेजोनेंस की रुकावट होती है ड्यू टू क्राउडेड प्लेस, ड्यू टू स्टीरिक हिंडेंस। अब ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन है और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं, लोन पेयर भी मौजूद है। यहां पर तो रेजोनेंस हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर कुछ बल्कि ग्रुप लगा दिए मैंने, तो क्या होगा बेटा, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। जी हां, इन दोनों के बीच में रिपल्सन नजर आएगा, इसको स्टीरिक रिपल्सन कहते हैं। स्टीरिक रिपल्सन बिटवीन 2 मिथाइल ग्रुप विच आर बल्की ग्रुप। मिथाइल ग्रुप बहुत बल्की ग्रुप होता है, क्योंकि देखो इस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, कार्बन का और 3 हाइड्रोजन का, तो ये बल्की ग्रुप माना जाता है ड्यू टू स्टीरिक रिपल्सन बिटवीन मिथाइल ग्रुप। अच्छा, स्टीरिक रिपल्सन हो रहा है, यहां भी होगा बेटा। इससे क्या होगा, इससे एक बात होगी कि ये वाला जो ग्रुप है पूरा, ये पूरा जेड ग्रुप मान लिया मैंने, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना बेटा, ये ग्रुप क्या होगा, प्लेन के बाहर आ जाएगा। ये वाला ग्रुप अभी ऐसे है तो प्लेन के बाहर आ जाएगा बेटा, और जैसे प्लेन के बाहर होगा ना तो क्या होगा, इसके पास जो ऑर्बिटल मौजूद थी ना जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट था, और इसके पास कार्बन के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थी p वाले, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये पैरेलल नहीं रहेंगी। देखो इसके पास ऑर्बिटल ऐसे हैं और ये वाले क्या हो गई नाइट्रोजन की, कुछ इस तरह से हो गई। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इस वाली ऑर्बिटल में है, जो कि अभी इस वाली ऑर्बिटल के साथ पैरेलल नहीं रही, देखिए परपेंडिकुलर हो गई, तो कॉन्जुगेशन बिगड़ गया। कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या है, पैरेलल p ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना। यहां पर पैरेलल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं बेटे, जिस वजह से कॉन्जुगेशन बिगड़ जाता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ड्यू टू स्टीरिक रिपल्सन ऑफ ऑर्थो ग्रुप Z become out of the plane, so the orbital in which lone pair on nitrogen atom is present
and orbital of carbon is no longer parallel. They are perpendicular to each other. Hence, now there is no conjugation. And no resonance will take place. This is called steric inhibition of resonance. जी हाँ बच्चों, ये दो केस ऐसे हैं जहां पर कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लो पहला सवाल ये है, यहां पर मेरे को दिया हुआ है OH ग्रुप। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। अब ध्यान से देखिएगा किस तरह का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा बच्चों। यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एनीथिंग का मतलब क्या है, यहां पर एनीथिंग क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे यहां पर, और ये पाई डेंसिटी इस वाले बॉन्ड से एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, अब देखो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखिए। ये आपका डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। डिलोकलाइज होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस भी एटम पर एरो दिखेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जहां से आएगा उस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी दी है, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो रहेगा, बट एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की तरफ जाएगा, एटम टू बॉन्ड, और ये बॉन्ड टू एटम शिफ्ट होगा। और जब भी ऐसे शिफ्टिंग होगी तो आप आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली बना सकते हैं। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये भी चीजें ऐसे ही देखने को मिलेंगी अभी फिलहाल। तो अगला डिलोकलाइजेशन ऐसे होगा, फिर से एटम से बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी बच्चों। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नया वाला, यहां पर डबल बॉन्ड था ही, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, और ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, अभी भी पाई बॉन्ड रहेगा बेटा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज तो था ही। अगले केस में क्या होगा बच्चों, ये इधर आएगा और ये वापस से इधर जाएगा, और आप देखें ध्यान से तो ये पुरानी वाली स्ट्रक्चर ही बन जाएगी बच्चों। जी हाँ बच्चों, पुरानी वाली स्ट्रक्चर ही बन जाएगी। ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रिटेन हो चुके हैं, अब ये इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, और लोन पे फिर से रिटेन हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में मैंने आपको बताया था एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। अच्छा, इसकी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बिल्कुल आसान है, जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन आया है वहां पर ऐसे बना दो, और ये तो ऐसे था ही, यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी। ठीक, सो दिस इज RH। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट टू फिफ्थ RS, फर्स्ट टू फिफ्थ टोटल 5 RS बन जाएंगे इसकी। ठीक है ना, तो 5 RS मानेंगे, ये भी RS मानी जाएगी, भले ही ये रिपीट हो रही है, लेकिन यहां पर अंदर बेंजीन के अंदर क्या रेजोनेंस हो रही है, तो ये अपनी क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक, अच्छा दूसरा एक केस ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया CH2 प्लस ले लिया, चलो बच्चों CH2 प्लस। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ शिफ्ट कहां पर होगी, एटम की तरफ होगी, बॉन्ड से एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा परेशान रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिक्वायरमेंट इसको है। तो अब क्या होगा, मेरे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी बच्चों। ये बॉन्ड दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहां से शिफ्ट हुआ है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। शिफ्टिंग सीख लो, एरो को घुमाना सीख लो, उसी को डिलोकलाइजेशन कहते हैं, उसी को रेजोनेंस सीखते हैं। कुछ भी टेढ़ी खीड़ नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। यहां पर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे CH2 के साथ, पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट हो गया,
अब ये घूमता रहेगा बच्चों, इसको सपोर्ट करने ये वाला कार्बन आएगा, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये आपका इस तरह से, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, इस पर अपना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये फिर से इधर आएगा डिलोकुलाई होके, और जब डिलोकुलाई होके इधर आएगा तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, आपका पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और ये आपका आएगा CH2। अच्छा, मैं यहां पर CH2 लगाना भूल गया, आप देख नहीं पा रहे हो शायद, या मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अब ठीक है ना। अगले वाले में क्या होगा, ये वापस से फिर से इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी। ये आपकी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड आप ऐसे बना सकते हैं। जी हाँ, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी। CH2, और यहां पर कौन सा चार्ज डिलोकुलाई हो रहा है, पॉजिटिव, तो इसको हमने ऐसे करके बना दी। ये अपनी क्या हो गई, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान है, जस्ट आपको एरो को घुमाना सीखना है। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि यहां पर लोन पेयर ने रेजोनेंस इनिशिएट किया है, यहां पर लोन पेयर ने रेजोनेंस को इनिशिएट किया है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे बेंजीन की बात की जाए कि वो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। फर्दर डिलोकुलाइजेशन होगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जैसे इधर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा बेटे, ये बॉन्ड बन गया। अब यहां पर क्या आ गया अपना नेगेटिव, यहां पर आ गया पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये बन गया बॉन्ड अपना। ठीक है, ये अपना बॉन्ड बन गया, यहां पर ये इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर बॉन्ड बन गया, और ये बन गया, तो ये क्या होंगे, इसकी बेंजीन की RS हो गई। तो यहां पर कोई भी रेजोनेंस इनिशिएट नहीं कर रहा है, यहां पर रेजोनेंस ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो रही है। रेजोनेंस इज इनिशिएटिंग बाय इटसेल्फ, है ना। यहां पर रेजोनेंस कौन शुरू कर रहा है, ड्यू टू दिस ग्रुप। दिस ग्रुप इज इनिशिएटिंग resonance and developing positive and negative charge within the molecule और पोलैरिटी, जिसको हम कहते हैं पोलैरिटी। क्या कहते हैं बच्चों, पोलैरिटी कहते हैं। दिस डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। जी हाँ बच्चों, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में बिल्कुल बारीक सा फर्क है। आई होप कि मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप से रिंग की तरफ जा रही है, और कुछ ऐसे केस होंगे जहां पर रिंग से ग्रुप की तरफ जाएंगे। दिस इज द केस। इस वाले केस में बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप की तरफ जा रही है। उसके बेस पर मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे दो तरीके के हो गया। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हमने शुरू कर दिया है। मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, इसको हमने बता ही दिया था क्या होता है। इसके टाइप्स देखेंगे हम। ये दो तरह का होता है बेटा, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे प्लस एम वाले में, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट फ्रॉम ग्रुप टू बेंजीन रिंग, ग्रुप टू रिंग simply, then such mesomeric effect is called plus m effect। यानी कि सारे के सारे all electron releasing group show
प्लस एम इफेक्ट। जी हाँ बच्चों, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हो उसी को क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। और यहां पर अगर मैं बात करूं व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट अवे फ्रॉम रिंग, ओके, और वी कैन से व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट अवे towards the when pi electron density shift away from the ring towards the group attached to the ring. Such effect is called माइनस एम इफेक्ट। जी हाँ, ये माइनस एम इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शो माइनस एम इफेक्ट। यस, ठीक है ना। तो माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट दो अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं बच्चों, इसमें प्लस एम वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने ग्रुप्स हैं सारे के सारे जो प्लस एम शो कर रहे हैं, ये वाले ग्रुप हैं जो माइनस एम शो कर रहे हैं। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे मैक्सिमम या पावरफुल ग्रुप जो है जो माइनस एम शो करता है वो है हमारा NO2, और सबसे मैक्सिमम प्लस एम जो शो करता है वो हमारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, इनको याद करने की मैंने ट्रिक बता सकता हूं। प्लस एम शो कौन करेंगे, यूजुअली ग्रुप कंटेन अ लोन पेयर on atom which is directly connected with ring। देखने का सिंपल सा तरीका है, कौन माइनस एम शो करेगा कौन प्लस एम शो करेगा, बता रहा हूं, ध्यान सुनो कि जब भी कोई भी एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस एटम पर लोन पेयर है या नहीं वो प्रेजेंट देख लो आप। उस बेंजीन रिंग पर लोन पेयर है या नहीं, उस एटम के ऊपर जो भी एटम बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है ना उस पर लोन पेयर है या नहीं वो देख लो। अगर लोन पेयर है तो क्या माना जाएगा प्लस एम, और अगर लोन पेयर नहीं है तो क्या माना जाएगा माइनस एम। अच्छा, उनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सबसे अच्छा प्लस एम शो करेगा, कौन सबसे कम प्लस एम शो करेगा, या कौन सबसे अच्छा माइनस एम या कम माइनस एम शो करेगा, डिपेंड करता है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने किसके बेस पर बताया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। एक बात ध्यान रखना, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ना उतना ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता होगा। ऑक्सीजन हालांकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका प्लस एम ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो केस है ना, यहां पर एक ग्रुप देखें, ये एस्टर का ग्रुप कहलाता है कि एस्टर का ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ऑक्सीजन के साइड से जुड़ा है तो ये क्या माना जाएगा, प्लस एम माना जाएगा। अगर ये ग्रुप ऐसे ना जुड़ के कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है COCH3, तो ये ग्रुप अब क्या बन गया, माइनस एम वाला। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस पर लोन पेयर अभी है नहीं है तो ये माइनस एम शो करेगा। और अगर मान लीजिए इस बेंजीन रिंग पर यही वाला ग्रुप मैंने ऐसे जोड़ दिया तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लस एम शो करेगा बेटे। तो ये चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये होती है कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो माइनस आई भी शो करते हैं और माइनस एम भी शो करेंगे। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम भी शो करेंगे, प्लस आई भी शो करेंगे। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो माइनस एम या प्लस आई या माइनस एम शो करेंगे, कुछ भी शो कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट कराया जाता है माइनस आई के केस में। ठीक है, तो जो इफेक्ट प्लस एम वाले हैं ना वो सारे क्या माने जाएंगे, डोमिनेट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल OCH3 ग्रुप की बात करूं मैं या OR ग्रुप की बात करूं तो ये अपना क्या है बेटा, प्लस एम ग्रुप है, लेकिन ये क्या करता है, माइनस आई भी शो करता है। ये क्या करता है, प्लस एम के साथ साथ, जैसे कि ये वाला जो ग्रुप है ना OR वाला, ये OR क्या करता है, प्लस एम शो करता है और माइनस आई भी शो करता है, लेकिन प्लस एम डोमिनेट ओवर माइनस आई। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है। जी हाँ, मैंने बच्चों आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया है मैं याद दिला देता हूं कि व्हाई वी स्टडी रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस,
when resonance take place and how resonance is taking place. तो these 4 things I told you. उसके बाद इसका एक स्पेशल केस, मेजोमेरी इफेक्ट बताया, 5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं बच्चों। इन 5 चीज के बारे में हमने आज पढ़ा और इनका एप्लीकेशन अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इनकी एप्लीकेशन का यूजेज कहां पे होते हैं। ठीक है, वहां पर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा अगले लेक्चर के लिए, रेजोनेंस का लास्ट पार्ट, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों, अब मैं चलता हूं और आपके लिए अगले वीडियो की तैयारी करता हूं। तब तक मुझे आप सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।